जगन गुर्जर की हत्या ने सारी सुरक्षा के तामझाम की कलाई खोल कर रख दी है। सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो हत्या की रिकॉर्डिंग कहां है? तो अलग अलग सेल में बंद दो कैदी एक दूसरे तक कैसे पहुंचे, तौलिए से गला घोट कर हत्या कर दी। सवाल उठता है कि आखिर सरेंडर किया किसके लिए था, सरेंडर किया क्यों था? जिंदगी थी मेरी, बना दिया उसे खेल, औरों के लिए खुली थी खिड़कियां, मेरे लिए थी वो जेल। जेल से ज्यादा सिक्योरिटी कहां होती है दोस्तों? मगर जगन गुर्जर की हत्या ने सारी सुरक्षा के तामझाम की कलाई खोल कर रख दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब सिर्फ अजमेर जेल प्रशासन को नहीं बल्कि पूरे देश की जेल व्यवस्था को देना होगा। अदालत ने पूछा कि अगर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो हत्या की रिकॉर्डिंग कहां है? अगर कैमरे बंद थे तो फिर क्यों? अगर उनके साथ छेड़छाड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अलग अलग सेल में बंद दो कैदी एक दूसरे तक कैसे पहुंचे, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इन दोनों के संबंधों के बारे में जानकारी उस रूप में सामने क्यों नहीं आई? इन तमाम सवालों के साथ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार और जेल प्रशासन से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने यह भी जानना चाहा है दोस्तों कि घटना के बाद किन अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। दरअसल पूरा मामला राजस्थान की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल का है, जहां पर पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच के मुताबिक हत्या का आरोप उसी बैरक में बंद कैदी विष्णु पर लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि दोनों के बीच में कोई विवाद था और उसने इसीलिए तौलिए से गला घोट कर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि वारदात से पहले दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, लूडो भी खेला। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और अंतिम फैसला आना बाकी है। दोस्तों, मामला जगन गुर्जर की हत्या का इकलौता नहीं है। पूरे जेल तंत्र पर इस पूरी घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर यह हाई सिक्योरिटी जेल थी तो फिर सिक्योरिटी कहां है? अगर हर गतिविधि पर यहां पर निगरानी रखने का प्रावधान था तो यह हुआ क्यों नहीं? अगर सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था मौजूद थी तो फिर हत्या कैसे हो गई? उस दिन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आखिर किस पर थी? इतने सारे सवाल हैं दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इससे जुड़े सवाल ही पूछे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है राजस्थान की जेल में जब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हों। याद कीजिए 2022 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से ही टीवी इंटरव्यू सामने आ गया था, जिसने पूरे देश में सवाल उठा दिया था कि जेल के भीतर मोबाइल फोन कैमरा रिकॉर्डिंग की व्यवस्था आखिर कैसे पहुंची। बाद में इस मामले की जांच हुई और एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके बाद याद कीजिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कितनी बार धमकियां मिली हैं जेल के भीतर से। और उन मामलों में भी जांच के दौरान जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के मामले सामने आए थे। जयपुर सेंट्रल जेल में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया जिसमें केवल 22 दिनों में 34 मोबाइल फोन बरामद हुए और 21 एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सवाल अब यह है कि अगर जेल में एक दो बार मोबाइल मिल जाए तो उसे संयोग कहा जा सकता है, लेकिन जब बार बार मोबाइल, सिम कार्ड और प्रतिबंधित सामान बरामद होने लगे तो फिर सवाल है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर ऐसी सुगठित व्यवस्था है जो कानून की चार दीवारियों के भीतर ही गैर कानूनी रूप से चल रही है। इस बीच जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के फरार होने का मामला भी बीच में सामने आया था और जांच में पता चला कि जिस जेल की क्षमता 1773 कैदियों की थी वहां 2060 से भी ज्यादा कैदी बंद थे। यानी हमारी जेलें अपनी क्षमता से 175% तक ज्यादा भर चुकी हैं। स्टाफ की कमी भी सामने आती है और घटना के बाद जेल कर्मियों का निलंबन भी होता है, लेकिन क्या ये काफी है? अगर पूरे देश की तस्वीरें देखें तो हालात और भी गंभीर नजर आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारत में जेलों की कुल क्षमता 4,36,266 कैदियों की है, जबकि जेलों में 5,73,220 कैदी बंद हैं। यानी भारतीय जेलें अपनी क्षमता से 31% ज्यादा भरी हुई हैं और इसमें 75% से ज्यादा कैदी विचाराधीन हैं, यानी अंडर ट्रायल हैं, जिनका मुकदमा अभी पूरा नहीं हुआ और सालों से वो जेलों में बंद हैं। ऐसे में भीड़
स्टाफ की कमी और कमजोर निगरानी सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा असर डालती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या केवल भीड़ की नहीं है दोस्तों, कि कैदियों की भीड़ ज्यादा है। जब जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचने लगे और प्रतिबंधित सामान बरामद होने लगे, जब गैंगस्टर्स जेल के भीतर से रंगदारी के फोन करने लगे, धमकियां देने लगे और बाकायदा इंटरव्यू देने लगे, तब सवाल खड़े होते हैं। और खास तौर से जब हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ही एक बंदी दूसरे की हत्या कर दे, तो सवाल केवल लापरवाही का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाता है। दरअसल जेल की लापरवाहियों में दो चीजें सामने आती हैं, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरी नेग्लिजेंसी, लापरवाही, व्यवस्थाओं की लापरवाही। लेकिन लगातार जो मामले सामने आते हैं उससे एक बात तो साफ है कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में जेल प्रबंधन की व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली की बहुत गंभीरता से समीक्षा करने की जरूरत है। विशेषज्ञ कई लंबे समय से जेल सुधारों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाई सिक्योरिटी जेल केवल सीसीटीवी लगाने का नाम नहीं है, बल्कि उनकी नियमित निगरानी, सुरक्षा का ऑडिट और प्रभावी मोबाइल जैमर सुविधा के साथ साथ पर्याप्त स्टाफ और हर चूक पर स्पष्ट जवाबदेही का नाम होना चाहिए। ये तमाम पैमाने हाई सिक्योरिटी जेल में अपनाने बहुत जरूरी है। अंडर ट्रायल कैदियों के मामले में तेजी से निपटारा जेलों की भीड़ कम करेगा, लेकिन इस पर उस रूप में काम करने की जरूरत है। युद्ध स्तर पर काम होगा तभी काम होगा। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की एक घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि उस जेल की पूरी अंदरूनी व्यवस्था का इम्तिहान है, उसकी परीक्षा है, जिसे कानून और सुरक्षा में सबसे ज्यादा मजबूती का प्रतीक माना जाता है। अब सभी की नजर राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगी है उस पर है। अगर जांच में लापरवाही, सुरक्षा में चूक या किसी भी स्तर पर मिलीभगत का मामला सामने आता है तो कार्रवाई केवल औपचारिक नहीं बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सके। क्योंकि जेलें अपराधियों के लिए सुरक्षित अड्डा नहीं बल्कि कानून के शासन और सुधार का केंद्र होना चाहिए। तमाम रिपोर्ट्स में ये बातें कही जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो जगन गुजर की हत्या के मामले से साफ जाहिर होता है। अगर सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेलों में भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो इसका असर सिर्फ जेल प्रशासन पर नहीं होगा बल्कि पूरे न्याय तंत्र पर होगा, जनता के भरोसे पर होगा और उन अपराधियों पर होगा जो अपने अपराध का संज्ञान लेते हुए प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं और फिर उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में फिर न लौटें। याद कीजिए, जगन गुजर भले ही पूर्वदस्यु रहे हों लेकिन उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे नाती पोतों को हमने देखा अंतिम संस्कार के मौके पर खड़े थे। एक व्यक्ति की मौत होना पूरे परिवार को तोड़ देती है और कोई अपराध जगत से जुड़ा व्यक्ति है वो इस रूप में उसकी हत्या होती है तो उसके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनको लेकर भी एक चिंता और डर पैदा हो जाता है कि कहीं वो भी अपराध का सहारा न ले लें, क्योंकि जिस न्याय तंत्र के चौखट पर वो अपने आप को सरेंडर करके बैठे हुए हैं वहीं पर अगर उनके खिलाफ हत्या जैसी गंभीर अपराध है वो हो जाए तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सरेंडर किया किसके लिए था, सरेंडर किया क्यों था। जाहिर तौर पर जगन गुजर के परिवार के मन में यही बातें हैं वो टीस की तरह चुभ रही होंगी और अब सरकार को, हाईकोर्ट को, तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको ये बताना होगा कि घटना केवल एक घटना थी, इसके आगे अब इस तरह की कोई वारदात नहीं होगी। लोगों का भरोसा तभी लौटेगा दोस्तों जब इस तरह के अपराध की घटनाएं जेलों के अंदर तो कम से कम बंद हो और जेल वाकई जिस मकसद से, जो सुधार गृह का उनको नाम दिया गया, उस मकसद को पूरा करती हुई नजर आएंगी। ये सुनिश्चित करना होगा सरकारों को, पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को। एडिटर्स टेक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।